प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 के बारे में सीखेंगे। आज का अपना टॉपिक होगा गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण में आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे और केपलर का नियम के बारे में जानेंगे। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशन क्या है और केपलर्स लॉ क्या है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी सभी को, या कह लीजिए दो पिंड के बीच में, चाहे हम हो चाहे वो पृथ्वी हो, ये दो पिंड हैं। दोनों पिंडों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशन क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। तो बच्चों, किसी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है, थोड़ा सा हम पीछे आपको ले चलते हैं। आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात हैं, और जो आज अपना टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो किसी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है, आप सभी जानते हैं कि पिंड पर अगर बल लगाया न जाए, तो अगर कोई भी पिंड स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और अगर वह मूव कर रही है तो गति में रहना चाहती है। तो बल क्या है, किसी पिंड की स्थिति को बदल सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, स्पीड को घटा सकता है, दिशा को बदल सकता है। उसकी आकृति को बदल सकता है। तो बल बहुत सारा प्रभाव ऑब्जेक्ट पर कर सकता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, ये बच्चा है, ये फुटबॉल को क्या कर रहा है, फुटबॉल स्थिर है, आज पर बल लगा दिया तो फुटबॉल क्या हो गई, आगे को बढ़ गई, ऊपर गई, फिर वो क्या आ रही, नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे आना ये किसके कारण है, ग्रेविटेशन के कारण है, कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और वह सभी को अपनी तरफ खींचती है। तो बल लगाने से वस्तु की स्थिति जो होती है वह कह लीजिए कि बदल जाती है। वस्तु की स्थिति क्या होती है बच्चों, बदल जाती है। दूसरे लोगों ने किस पर चर्चा किया था, आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात है। तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे बल का उपयोग करते हैं। कुछ बल होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होते हैं, उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और कुछ बल हम लगाते हैं
वो हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या है बच्चों? जिसमें वस्तु को हम टच करते हैं डायरेक्ट अपनी बॉडी से। जैसे किसी वस्तु को हम पुश करते या पुल करते हैं तो उसको पकड़ कर खींचते या दबाते हैं। किसी वस्तु को हम ढकेलते हैं, जब उठाते भी हैं या ढकेलना भी है तो उसको हम पुश करके ही ढकेलते हैं। तो जो फोर्स हमारी बॉडी के संपर्क में आता है, फिजिकली कांटेक्ट होता है, माने जो बॉडी है अपना और जो ऑब्जेक्ट है उसका, दोनों का जो कांटेक्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। एक कांटेक्ट फोर्स के उदाहरण है। फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट दैट प्रोड्यूसेस मोशन और टेंड्स टू produce motion or its stop motion or tends to stop motion. Basically there are two type of forces. ये होता है कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और भी बहुत सारे फोर्स हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और सम एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स में है। और ये मैग्नेटिक फोर्स, ये देखिए मैग्नेट के द्वारा जब कोई चीज उठाई जाती है, मैग्नेट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये ग्रेविटेशनल, ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो कैसे बल लगाती है उसको हम आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन हम जैसे बाल्टी का बकेट का पानी उठा रहे हैं तो बाल्टी को हम उठाते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो दिखाई देता है। तो जो नहीं दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है। तो मस्कुलर फोर्स में फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, और फ्रिक्शनल फोर्स में फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी एंड अनदर चार्ज्ड बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स exerting between two objects, माने दो पिंड के बीच ये काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वह टाइप्स ऑफ फोर्स कह लीजिए, ये बल के प्रकार। ग्रेविटेशन, ये देखिए आपने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन थे एक वैज्ञानिक। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की। पेड़ से फल देखिए नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। इन्होंने इसके बारे में ये दो पिंडों के बीच भी अपना जो सौर मंडल है, सौर मंडल में आपने देखा है सभी ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं। ये किसके कारण घूमते हैं? ड्यू टू अट्रैक्शन, माने दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल काम करता है, अट्रैक्शन बल काम करता है। यही अट्रैक्शन कह लीजिए ग्रेविटेशन। इसी आकर्षण बल के कारण सभी पिंड जो होते हैं अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं है, ये आकर्षण बल के कारण होता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है। कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बच्चों?
गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। ये देखिए, ऊपर जाता है फिर नीचे ही गिरता है। ये देखिए, खगोलीय पिंड जितने भी हैं सौरमंडल में सब एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। सब एक क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं सब। गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण सर आइजैक न्यूटन, जो हमने अभी चर्चा किया कि सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण उन्होंने यह खोज की। उन्होंने सोचा कि सभी सेब लंबवत दिशा में सीधे नीचे ही क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते। ये सब किसके कारण होता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है कि माने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और पृथ्वी सभी को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। इसी प्रकार यह सूर्य, ग्रह जैसे चंद्रमा से भी अधिक दूरी पर स्थित जितने भी खगोलीय पिंड हैं उस पर सब में प्रयुक्त होता है। आगे हम आपको फोर्स एंड मोशन के बारे में बताएंगे। फोर्स एंड मोशन, ये देखिए, बल लगा करके किसी चीज को ऊपर नीचे एक्सरसाइज कर रहा है तो बल के द्वारा ये देखिए, बल लगाकर इसको गतिमान कर रहा है, गाड़ी को आगे खींच रहा है। ये देखिए, मशीन को खींच रहा है बल लगा करके। तो कहने का मतलब किसी पिंड के वेग के परिमाण या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है। किसी पिंड के वेग के परिमाण या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है। बच्चों, आप लोगों ने मोशन शब्द आया, गति, हमने गति के नियम पढ़ा था कक्षा 9वीं में। थोड़ा सा उसका भी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कुछ प्रश्न 9वीं क्लास से भी आते हैं। तो न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम कौन से हैं? न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम कौन से हैं? न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, माने एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest unless acted on by an unbalanced force. An object in motion will continue with constant speed and direction. Means, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, रेस्ट में है, तो वह स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और वह गतिशील है
तो तब तक एक समान गतिकी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। माने वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी जब तक उसको उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। इसको कहते हैं बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां पर आप देख रहे हैं फोर्स इक्वल मास और एक्सीलरेशन F बराबर ma। इफ पुश द कार, अगर कार को हम ढकेल रहे हैं इसको, तो कार विल एंड द कार विल एक्सीलरेट। एड मास टू द कार एंड पुश विथ द सेम फोर्स ऑफ F, तो एंड यू गेट लेस एक्सीलरेशन। मतलब संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, और संवेग का परिवर्तन किसमें होता है? देखिए डायरेक्शन, बल की दिशा में होता है। किसमें होता है? बल की दिशा में होता है। ये डायरेक्शन है, निशान लगा है ये। तो किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। F बराबर ma। यहाँ पर F बराबर क्या है? देखिए यहाँ पर, यहाँ से F बराबर ma है, F बराबर ma। इसे तिरछा गुणा करेंगे, F बराबर क्या आएगा? ma आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, फॉर एवरी एक्शन ए फोर्स देयर इज ए रिएक्शन फोर्स इक्वल इज स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस। एंड अपोजिट इन क्या हुआ? डायरेक्शंस। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। आगे हम आपको केपलर के नियम के बारे में बताने वाले हैं। केपलर्स लॉ, केपलर का नियम। प्राचीन काल से ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति के बारे में निरीक्षण करता आया है। गैलीलियो के पहले ये निरीक्षण केवल आंखों द्वारा किए जाते थे। उन्होंने ग्रहों संबंधी 3 नियम प्रतिपादित किए। बहुत सारे आंकड़े जुटाए। इसके बाद जैसे न्यूटन ने 3 नियम प्रतिपादित किए, उसी प्रकार से उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए और इस नियम को केपलर के लॉ के नाम से जाना जाता है।
केपलर के लॉ के नाम से जाना जाता है। तो केपलर जो उसमें फर्स्ट लॉ है, एक खगोलीय पिंड है, देखिए घूमते रहते हैं। तो ग्रह की कक्षा जो होती है वो देखिए दीर्घवृत्ताकार होती है। एक कक्षा है दीर्घवृत्ताकार, गोल भी नहीं इसको कहते हैं, इसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। सूर्य कहाँ स्थित होता है? उस कक्षा के नाभि पर। केपलर का पहला नियम क्या है? ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। ये देखिए सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य, और ये इसकी कक्षा है जिसके इसका क्षेत्रफल कह लीजिए, इसका भी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो होता है समान होता है। उस कक्षा के एक नाभि पर होता है, ये सन होता है। यहाँ पर ये घूमते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। आगे जो दूसरा नियम है, ओ केपलर का जो दूसरा नियम है, ये सेकंड लॉ है। ये फर्स्ट डे टू ट्रेवल है, जितना ट्रेवल चलता है, देखिए ये ए से बी तक, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल जो दिखता है वो बराबर होना चाहिए। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल तय करती है। जो एरिया है वो बराबर होगा दीर्घवृत्ताकार में। एरिया ये वाला और ये वाला एरिया, आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर होगा। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। समान व्याप्त करती है। इस चित्र में हम आपको दिखाएंगे। देखिए एक नंबर का ये क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, 2 नंबर का ये क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। समान क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो क्षेत्रफल सबका क्या आएगा? समान आएगा। ए बी और सी डी जो होती है, ए बी सी डी ई एफ, इस समान समयावधि के पश्चात ए से सी के पास के ग्रह के स्थान पर बी से डी के स्थान द्वारा दिखाई गई है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो समान है। तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? केपलर का तीसरा नियम, केपलर का तीसरा नियम है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। एक ऐसी दूरी हम आपको दिखाएंगे, देखो यहां से ए औसत दूरी इसकी कैसे निकालेंगे? सन से यहां पर ये दूरी ले लीजिए, और यहां से ये दूरी आप ले लीजिए, और यहां से ये दूरी आप ले लीजिए। सन से तीनों दूरी का औसत निकाल लीजिए। तीनों दूरी का क्या निकालिए? औसत। और इसके आवर्तकाल को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ते औसत दूरी जो आर आएगी उसके क्यूब के बराबर होता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, एक कांस्टेंट अगर ले लें तो के बराबर टी का स्क्वायर बटे आर का क्यूब, एक के कांस्टेंट है।
तो हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में और केपलर के 3 नियम के बारे में हम लोगों ने देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी में अट्रैक्शन गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। उसी गुरुत्व बल के कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम चल फिर नहीं सकते थे, हमको बहुत सारी परेशानी हो सकती थी। हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो बात सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही।